टॉपिक की बात करते हैं जिसने ना डिजिटल दुनिया में सच कहूं तो तहलका मचा रखा है। हाँ, बात हो रही है एनएफटीज की। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये एनएफटीज है क्या चीज? और इससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट $29 लाख में बिका कैसे? जरा सोचिए, सिर्फ 5 शब्द और कीमत 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना पहले एक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए सुसैन से। सुसैन एक कमाल की डिजिटल आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड। और वो क्या चाहती हैं कि अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स की एक ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाएं। लेकिन एक डर है जो उन्हें सता रहा है। देखिए, डिजिटल दुनिया में होता क्या है, कोई भी, लिटरली कोई भी उनकी पेंटिंग्स को सेकंडों में कॉपी पेस्ट कर सकता है, और तो और ये दावा भी कर सकता है कि ये पेंटिंग तो उसने बनाई है। अब सुसैन के सामने ये मुश्किल है कि वो कैसे साबित करें कि असली आर्टिस्ट वही है, कि ओनरशिप उनकी है। और बस यहीं पर इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, एनएफटीज। तो सुसैन के इस मुश्किल का हल है एनएफटी। पूरा नाम है नॉन फंजिबल टोकन। अब हाँ, मुझे पता है ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं एक एक शब्द बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहला शब्द है नॉन फंजिबल। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोई भी ऐसी चीज जो यूनिक हो, जिसे बदला ना जा सके, जो अपनी तरह की बस एक ही हो। जैसे कोई अनोखी कलाकृति या किसी खास ताले की एक ही चाबी, वो बस एक ही है, उसे किसी दूसरी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। एक तरफ है फंजिबल। मान लीजिए एक 100 रुपए का नोट। अगर मेरे पास 100 का नोट है और किसी और के पास भी 100 का नोट है, तो हम उन्हें आपस में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। अब दूसरी तरफ है नॉन फंजिबल। सोचिए मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में, क्या उसकी कोई कॉपी असली पेंटिंग की जगह ले सकती है? बिल्कुल नहीं, वो दुनिया में एक ही है, यूनिक है। बस यही है फंजिबल और नॉन फंजिबल का फर्क। तो इन सब को जोड़कर देखें तो एनएफटी क्या है? ये एक यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो ब्लॉकचेन पर रहता है, और ये पक्के तौर पर बताता है कि किसी डिजिटल या फिजिकल चीज का असली मालिक कौन है। समझिए कि ये एक डिजिटल ओनरशिप का प्रूफ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट इतना सिक्योर और भरोसे के लायक कैसे है? मतलब इस पर यकीन कैसे करें? तो इसका जवाब एक शब्द में है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को एक तरह का डिजिटल पब्लिक खाता बही समझ सकते हैं। इसमें हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये खाता बही किसी एक कंप्यूटर पर नहीं होता, बल्कि ये दुनिया भर में हजारों लाखों कंप्यूटरों के नेटवर्क पर एक साथ मौजूद होता है। इसका मतलब ये कि एक बार कोई जानकारी इसमें दर्ज हो गई तो उसे बदलना या हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सुपर सिक्योर। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। जैसे जमीन या घर की रजिस्ट्री होती है ना, एक सरकारी दस्तावेज जो पक्के तौर पर बताता है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। बस ब्लॉकचेन डिजिटल दुनिया की वही रजिस्ट्री है। ये किसी भी डिजिटल चीज के लिए एक पक्का, पब्लिक और वेरीफाइबल रिकॉर्ड है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एनएफटीज क्या हैं और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर कि इन्हें खरीदा और बेचा कैसे जाता है। चलिए डिजिटल मार्केटप्लेस की एक सैर करते हैं। तो अगर किसी को एनएफटी खरीदना हो तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट चाहिए होगा, जैसे कि मेटामास्क। दूसरा स्टेप, उस वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी डालनी होगी, ज्यादातर इथीरियम, जिसे ईथ भी कहते हैं। तीसरा, ओपन सी जैसे किसी बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस पर जाना होगा। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, अपना पसंदीदा एनएफटी चुनें और अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दें। हाँ, एक बात और जो बहुत जरूरी है, ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक छोटी सी कॉस्ट लगती है, जिसे गैस फीस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क को इस्तेमाल करने का एक तरह का सर्विस चार्ज या टोल टैक्स है। अब बात करते हैं उस गोल्ड रश की जिसने एनएफटीज को सुर्खियों में ला दिया। साल 2021 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एनएफटीज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वजह थी कुछ ऐसी सेल्स जिनकी कीमतों पर यकीन करना मुश्किल था।
ये नंबर देखिए, $69.3 मिलियन। बीपल नाम के एक डिजिटल आर्टिस्ट का एक सिंगल डिजिटल आर्टवर्क इतने में बिका। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक अकेली डिजिटल फाइल की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और फिर ये $2.9 मिलियन, ये कीमत है जैक डॉर्सी के उस पहले ट्वीट की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और वो ट्वीट था क्या? सिर्फ इतना, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, बस 5 शब्द। और इन 5 शब्दों के लिए किसी ने 21 करोड़ रुपए दे दिए। इससे पता चलता है कि लोग डिजिटल हिस्ट्री के एक आइकॉनिक पल की ओनरशिप के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। बस इन्हीं कुछ बड़ी बड़ी सेल्स ने 2021 में NFTs को एक छोटी सी दुनिया से निकालकर ग्लोबल बातचीत का सेंटर बना दिया। और इसने आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए अपने काम को मोनेटाइज करने का, मतलब कमाई करने का, एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि NFT सिर्फ डिजिटल आर्ट के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक NFT किसी भी चीज की ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये डिजिटल आर्ट हो सकता है, कोई म्यूजिक ट्रैक हो सकता है, वीडियो गेम का कोई आइटम हो सकता है, यहां तक कि रियल वर्ल्ड की किसी चीज जैसे किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी हो सकता है। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहला, NFTs डिजिटल एसेट्स के लिए ओनरशिप का एक वेरीफाइबल प्रूफ है। दूसरा, इन्हें सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरा, इन्होंने आर्टिस्ट्स को अपने काम से कमाई करने के बिल्कुल नए मौके दिए हैं। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, ये मार्केट अभी बहुत नया है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि क्या NFTs वाकई ओनरशिप का फ्यूचर है, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल बबल है, एक बुलबुला जो कभी भी फट सकता है। इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।